नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। 2024 की दूसरी तिमाही में यानी अप्रैल से जून के दौरान रियल एस्टेट का सेंटिमेंट आशावादी बना हुआ है। दरअसल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया और डेवलपर संगठन नरेटको के साझा सेंटिमेंट सर्वे में यह निकल कर आया है कि मौजूदा रियल एस्टेट सेंटिमेंट स्कोर 65 है, जो कि पिछली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के दौरान 72 था। ऐसे में समझना जरूरी है कि रियल एस्टेट में सेंटिमेंट स्कोर से क्या पता चलता है, क्या कारण हैं जो सेंटिमेंट स्कोर को प्रभावित करते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट की इस पर क्या राय है। तो हमारे साथ नाइट फ्रैंक इंडिया के रिसर्च हेड विवेक राठी हैं, उनसे बात करते हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल यही होगा कि 2024 के दूसरी तिमाही का सेंटिमेंट स्कोर 65 है। पहले तो ये बताइए कि ये सेंटिमेंट स्कोर कैसे तय होता है, किन लोगों के बीच सर्वे किया जाता है? ये है नाइट फ्रैंक नरेटको रियल एस्टेट सेंटिमेंट इंडेक्स सर्वे, जो काफी लंबे समय से करीब 10 सालों से इंडस्ट्री का मुआयना कर रहा है सप्लाई साइड सेंटिमेंट्स को लेकर के, जिसका मतलब हुआ कि सप्लाई साइड रिप्रेजेंटेटिव जो भी है, रियल एस्टेट डेवलपर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, इन लोगों का क्या अनुमान है इंडस्ट्री के फॉर्च्यून्स पर प्रेजेंट और फ्यूचर में 6 महीने आगे के लिए। एक मेथोडोलॉजी के द्वारा हम एक रेटिंग स्कोर डेवलप करते हैं और इस रेटिंग स्कोर के हिसाब से पता चलता है कि पॉजिटिव सेंटिमेंट है या नेगेटिव सेंटिमेंट है। अलग लेवल्स हैं इसमें, जिसके वजह से ये एक स्कोर आता है। तो जब हम 72 73 स्कोर की बात कर रहे हैं पास्ट क्वार्टर में, उसका मतलब ये है कि ऑल टाइम हाई स्कोर्स थे रियल एस्टेट सेंटिमेंट्स जो सप्लायर्स साइड के थे। लेकिन वहां से भी थोड़ा मॉडरेशन आया है इस क्वार्टर में। लेकिन अभी भी ये समझने की जरूरत है, जो स्कोर है 50 के ऊपर है, वो ऑप्टिमिज्म दिखाता है, ऑप्टिमिज्म या ग्रोथ दिखाता है सेक्टर में। और आज भी 65 एक पॉजिटिव नोट पर है, हालांकि या जैसे आपने कहा कि लास्ट क्वार्टर से कम है। विवेक जी, मेरा अगला सवाल यह होगा कि स्कोर के आधार पर सेंटिमेंट का अच्छा या बुरा होना कैसे पता चलता है कि इसके अच्छे या बुरे होने से रियल एस्टेट सेक्टर प्रभावित हो रहा है? सेंटिमेंट जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर कंज्यूमर्स के नजरिए से उन्हें एक लॉन्ग टर्म कॉल लेना पड़ता है अपने फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के, अपनी जरूरतों को लेकर के। और इसलिए अगर पैसे हैं या आज किसी कंज्यूमर के पास में बिजनेस या जॉब है, फिर भी उनका कॉन्फिडेंस या सेंटिमेंट लेवल डिटरमाइन करेगा क्या कमिट करेंगे वो परचेजेस के लिए। सिमिलरली कंज्यूमर्स की जो थिंकिंग होती है वही प्रोजेक्ट साइट पे दिखता है, डेवलपर्स को, डेवलपर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को, सिमिलरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जहां पर आज शुरुआत की गई और अगले कुछ महीनों में उसे डिलीवर करके कंजम्पशन नीड है सेटिस्फाई कर दी गई, इसे कम से कम 3 से 6 साल 7 साल का साइकिल होता है जिस पर कॉल लिया जाता है। तो इसलिए सेंटिमेंट बहुत एक अहम भूमिका निभाते हैं। अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट रहता है सारे स्टेक होल्डर्स का, तब मामला बेहतर तरीके से चलता है आगे। अगर सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो लोग सहम जाते हैं, पार्टिसिपेशन लेवल्स कम हो जाते हैं। विवेक जी, सेंटिमेंट स्कोर तो आशावादी है, लेकिन प्रॉपर्टी प्राइस रियल एस्टेट में बड़ा रोल निभाते हैं। ऐसे में डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों और प्राइस को लेकर क्या ट्रेंड रहेगा? प्रोजेक्ट की लागत और घरों के प्राइस कैसे रहने वाले हैं? बढ़ेंगे, कम होंगे या स्थिर रहेंगे? अभी का जो सर्वे का ट्रेंड है, उस हिसाब से प्राइस ग्रोथ का जो सिलसिला है वो जारी रहने का अनुमान है। मेरे हिसाब से करीब 50 से 60% सप्लाई साइड स्टेक होल्डर्स ने कहा है कि मॉडरेट प्राइस ग्रोथ बनी रहेगी अभी भी रियल एस्टेट सेक्टर में। और उसी के हिसाब से मोमेंटम पॉजिटिव है। हाँ, ये है कि जो लास्ट क्वार्टर में हमने देखा था, उसमें करीब ज्यादा 70 75% लोगों का अनुमान था प्राइस ग्रोथ होगा। इस बार 50 से 60% के आसपास का ये आंकड़ा है। बिल्कुल, यानी अगर हम बीते 2022 से सेंटिमेंट स्कोर को देखें तो लगातार ये 50 से ऊपर बना हुआ है। ब्याज दरों की स्थिरता, अफोर्डेबिलिटी समेत कई फैक्टर्स हैं जो इसे आशावादी बना रहे हैं।
आने वाले समय में भी ये आशावादी रह सकता है? सेंटिमेंट सप्लाई साइड के हालात बताता है। इस पर कई तरह के कारण हैं जो प्रभावित इसे करते हैं। बैंक, डेवलपर, आर्किटेक्ट समेत सप्लाई साइड के लोगों के बीच उनके सेंटिमेंट पर सर्वे किया जाता है, जिससे सेंटिमेंट स्कोर निकल कर आता है। कंज्यूमर के लिए डिसीजन लेने में मदद कर सकता है ये सेंटिमेंट स्कोर। और इसी के साथ विवेक जी, आपको बहुत शुक्रिया करेंगे सप्लाई साइड के सेंटिमेंट पर बात करने के लिए। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। ऑफिस स्पेस में अब कंपनियां ग्रीन सर्टिफाइड ऑफिस स्पेस को अधिक तवज्जो दे रही हैं। इसी का नतीजा है कि 2024 की पहली छमाही में यानी जनवरी से जून के दौरान कुल ऑक्यूपाई हुए ऑफिस में 75% हिस्सा ग्रीन सर्टिफाइड बिल्डिंग्स का रहा है। इस मामले में बेंगलुरु और मुंबई सबसे ऊपर रहे। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कॉलियर्स इंडिया की एक रिपोर्ट में ये आंकड़े निकल कर आए हैं कि ग्रीन सर्टिफाइड इमारतों की मांग अगर इसी तरह से रही तो अगले 2 से 3 साल में ऑफिस सेक्टर में इस तरह की इमारतों का हिस्सा 60 करोड़ वर्ग फीट तक हो सकता है। इस पूरी रिपोर्ट की बारीकियां और ऑफिस स्पेस में बढ़ते ग्रीन बिल्डिंग के चलन को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विमल नादन है, सीनियर डायरेक्टर एंड रिसर्च हेड कॉलियर्स। बहुत स्वागत करेंगे विमल जी आपका जी बिजनेस पर। ग्रीन सर्टिफाइड ऑफिस का चलन बढ़ा है, कंपनियां अब ग्रीन ऑफिस स्पेस को अधिक तवज्जो दे रही हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी रिपोर्ट की बारीकियां क्या है? जी, रिपोर्ट का जो मेजर हाईलाइट है वो ये है कि लास्ट अराउंड अगर 2023 से 2023 से देखते हैं, हर क्वार्टर में ग्रीन लीजिंग जो बोलते हैं, लीजिंग इन ग्रीन सर्टिफाइड बिल्डिंग्स जिसको हम कहते हैं, वहां पे आई थिंक प्रपोर्शन बढ़ता आ रहा है। और Q2 में लगभग 82% लीजिंग जो है, ऑफिस लीजिंग और ग्रीन सर्टिफाइड बिल्डिंग्स में हुई है। और ये परसेंटेज को अगर हम लोग लास्ट पिछले 6 क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो बढ़ता जा रहा है, लगभग 70% के आसपास था। आई थिंक इस बार सबसे अधिक रहा है 82%। अगर H1 पे भी देखेंगे तो लगभग 70 के ऊपर है। तो ये एक मेन हाईलाइट है। सेकेंडली इम्पॉर्टेंट ये है कि इन टर्म्स ऑफ सिटी अगर हम देखा जाए तो बेंगलुरु और मुंबई, इनके जो लीजिंग है इनमें ग्रीन सर्टिफाइड लीजिंग जो होता है, सर, लीजिंग इन ग्रीन सर्टिफाइड बिल्डिंग, इसका प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा रहा है इस क्वार्टर में भी। और लास्ट अगर हम 6 क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो भी, तो इन दोनों शहरों में काफी अधिक मात्रा में लीजिंग हुई है ग्रीन सर्टिफाइड बिल्डिंग्स में। विमल जी, ग्रीन सर्टिफाइड बिल्डिंग भी अलग अलग स्टेज की होती हैं, सिल्वर है, गोल्ड है या प्लेटिनम रेटेड है। ऑफिस स्पेस में किस कैटेगरी की बिल्डिंग सबसे अधिक डिमांड में है? जी, फिलहाल जो प्रचलित हैं ज्यादातर सर्टिफिकेशंस, आई थिंक 3 बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। वो है आपके लीड हैं, गृह सर्टिफिकेशन है, लीड सर्टिफिकेशन और वेल। ये तीनों ही काफी हद तक काफी मात्रा में पॉपुलर हैं, जो सर्टिफाई करता है कि एक बिल्ड स्ट्रक्चर या एक ऑफिस जो बिल्डिंग है वो ग्रीन है कि नहीं है। तो फिलहाल के लिए ये 3 सबसे ज्यादा पॉपुलर है और ज्यादातर डेवलपर्स ये सर्टिफिकेशंस लेने की कोशिश करते हैं। विमल जी, नॉर्मल बिल्डिंग और ग्रीन सर्टिफाइड बिल्डिंग के रेंट में कितना अंतर होता है? सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो ग्रीन बिल्डिंग में किनका फोकस अधिक बढ़ता हुआ दिखा है? और अच्छी बात है कि ये कंपनियां जागरूक हो रही हैं, लेकिन ये जागरूकता अपने आप वाली है या फिर मैंडेटरी है? जी, फिलहाल के लिए मैं ये कहूंगा कि ये टॉप डाउन अप्रोच है, बिकॉज एक ग्लोबल मैंडेट है जहां पे इंडिया साइंड एन अग्रीमेंट सेइंग दैट हम कब तक कार्बन फ्री, कार्बन न्यूट्रल होने वाले हैं। तो उसके अंतर्गत हर कंपनी, हर मेजर कंपनी, हर सेक्टर में अपना टारगेट सेटअप किया है। तो उसके हिसाब से आई थिंक सेबी का भी सस्टेनेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड है, जिसके अंदर वो रिपोर्ट करते हैं कि उनके स्टेप्स क्या रहे हैं। तो ये अभी फिलहाल के लिए ये सारे स्टेप्स है जिसके अंतर्गत में वो काम करने की कोशिश करते हैं। रही बात रेंटल डिफरेंस की, इसमें भी आई थिंक एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आई थिंक शुरू में जब हुआ था, अभी तो लगभग 730, लगभग 700 मिलियन स्क्वायर फीट के ऊपर ग्रेड ए ऑफिस स्टॉक है, जिसमें से लगभग 67%, लगभग 490 500 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास तो फिलहाल ग्रीन स्टॉक है, जो हमारे हिसाब से 600 तक आ सकती है। नेक्स्ट 600 क्रॉस होगी 2-3 साल में। सो ये जो नए स्टॉक आते हैं, जो नए स्टॉक जो एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिश मार्केट्स में आते हैं, ये compete करते हैं एक दूसरे के साथ। तो वो रेंटल डिफरेंशियल, एक जमाने में जब हम लोग बोलते थे कि 4-5 साल पहले लगभग 10-15% का डिफरेंस रहता है, अभी एक हद तक वो डिफरेंशिएशन काफी हद तक नैरो डाउन हो चुका है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द नए बिल्डिंग्स जो आते हैं ग्रेड ए स्पेस, वो सारे ही लगभग सिमिलर स्टैंडर्ड्स के होते हैं। तो वो डिफरेंशिएशन कम हो गया। लेकिन अगर लिटरली देखा जाए तो आई थिंक कुछ सालों पहले लगभग 10% हद तक डिफरेंस रहता था, जो अभी आई थिंक वो इतना मायने नहीं रखता है।
जाहिर तौर पर यह चलन बढ़ता दिख रहा है। आपकी रिपोर्ट कह रही है कि अगले 2 से 3 साल में ग्रीन बिल्डिंग का हिस्सा 600 मिलियन स्क्वायर फीट होगा। डेवलपर्स नई इमारतें तो ग्रीन सर्टिफाइड बनाएंगे ही, लेकिन जो एरिया वेकेंट हो रहा है या जो इमारतें ग्रीन सर्टिफाइड नहीं हैं, उनका स्टॉक क्या होगा? जी, पुराने स्टॉक का, जिसको हम एजिंग स्टॉक भी बोलते हैं, एक होता है कि लास्ट पिछले 4-5 साल से ही हमने देखा गया है कि आई थिंक काफी हद तक जो ओल्ड स्टॉक एस्टैब्लिश जो पुराने मार्केट्स में हैं, उसको रिफर्बिश या फिर रेट्रोफिट बोलते हैं, रेट्रोफिट या फिर रेनोवेट करते हैं, ताकि उसमें एक हद तक कैपिटल एक्सपेंडिचर को करा के आप उस बिल्डिंग को एक हद तक नए स्टैंडर्ड तक लाते हो। सो जब आप ये लाते हो, उसमें आजकल क्या फीचर दिया, आजकल हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि उसमें ग्रीन फीचर्स, जो सस्टेनेबिलिटी फीचर्स रहते हैं, उसको भी उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ताकि उस बिल्डिंग को रेट्रोफिट या फिर रिफर्बिश करके वो बिल्डिंग फिर आज के ज़माने के एक नए बिल्डिंग के साथ compete कर सकते हैं, एज़ वेल एज़ उसमें रेंटल ग्रोथ भी देखा जाता है। तो उस हिसाब से पुराने स्टॉक हैं, वो लगभग 300 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास है। ये सारे स्टॉक में पोटेंशियल है कि इसको आप रेनोवेट कर सकते हो, रिफर्बिश कर सकते हो, ताकि इसमें भी आप ग्रीन फीचर्स ला सकते हो और वो ग्रीन स्टॉक में आपका ऐड हो सकता है। बिल्कुल, सप्लाई साइड नई बिल्डिंग अब ज्यादा ग्रीन सर्टिफाइड के बेंचमार्क पर खरी उतर रही हैं। लीड, ग्राहा, आईजीबीसी समेत सर्टिफिकेशन के लिए ग्रेड ए बिल्डिंग अधिक मांग में दिख रही है। एक टॉप डाउन अप्रोच है जिसके तहत अब कंपनियां अपने टारगेट सेट कर रही हैं। 700 मिलियन से अधिक का कुल ऑफिस स्टॉक है टॉप शहरों में। नई सप्लाई में ग्रेड ए बिल्डिंग सबसे अधिक है। एजिंग स्टॉक को रिफर्बिश करके ग्रीन फीचर्स को जोड़ा जा रहा है ताकि नई सप्लाई के साथ कॉम्पीट किया जा सके। बहुत शुक्रिया करेंगे विमल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक ऐसा प्रोजेक्ट आपको दिखाएंगे जिसे स्पोर्ट्स सेंट्रिक डेवलपमेंट के तहत तैयार किया जा रहा है। ओलंपिक का समय है, पूरे देश की निगाहें हमारे खिलाड़ियों पर हैं और खिलाड़ियों के प्रदर्शन से थोड़ी थोड़ी निराशा भी है। तो क्या सिर्फ खिलाड़ियों का प्रदर्शन ही है जो निराशा दे रहा है? आखिर क्यों निराशा दे रहा है? इसके थोड़ा पीछे आपको जाना पड़ेगा और विस्तार से समझना पड़ेगा कि हमारे देश में स्पोर्ट्स को लेकर लोगों का रुझान कैसा है। लोग स्पोर्ट्स को लेकर या स्पोर्ट्स कल्चर को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। इसको अगर आप सोचेंगे तो शायद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज मैं दिल्ली में हूँ, एनसीआर में हूँ और ये एनसीआर का द्वारका है। द्वारका में हम एक प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं जहाँ पर करीब 50-60 एकड़ में एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है जो स्पोर्ट्स सेंट्रिक होगा। अब वो प्रोजेक्ट कैसा होगा, क्या कुछ प्लानिंग हो रही है, उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं मोहित गोयल जी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ओमैक्स ग्रुप के। मोहित सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। थैंक यू सो मच। मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं आप द्वारका में। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि क्या कुछ प्लानिंग है, वो कैसे वो प्रोजेक्ट आप करने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है उसमें? देखिए, अब इंडिया में ज़्यादा स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मुझे नहीं लगता हैं। आप ताज्जुब हो जाएंगे ये जान के, दिल्ली का सबसे बड़ा स्टेडियम है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसको आज अरुण जेटली स्टेडियम से जाना जाता है। वो 1883 में बना था। आज 141 साल बाद हम लोग एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहे हैं जो कि आईसीसी स्टैंडर्ड होगा। इंटरनेशनल कोई भी मैच इस स्टेडियम में हो सकता है। आज इसकी कैपेसिटी करीब 30,000 है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये 42,000 हम कैपेसिटी कर लें। ये प्रोजेक्ट डीडीए की कोलैबोरेशन में है, ज़मीन डीडीए की है और हमने पीपीपी प्रोजेक्ट में बिड पार्टिसिपेशन के साथ बिड जीती थी और हम लोग को ये प्रोजेक्ट मिला। प्रोजेक्ट करीब 50 एकड़ में फैला है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि एक आउटडोर स्टेडियम है जो दिल्ली का सबसे बड़ा हो जाएगा। एक इंडोर स्टेडियम है विद 2000 सीटिंग कैपेसिटी। एंड इंडोर स्टेडियम में आप जो भी कबड्डी लीग देखते हैं या आप वॉलीबॉल देखते हैं, आप बैडमिंटन देखते हैं, लॉन टेनिस देखते हैं, ये सारे स्पोर्ट्स यहाँ पे भी हैं।
आजकल एक नया स्पोर्ट्स काफ़ी फेमस हो रहा है, पैडल एंड पिकल बॉल, वो भी यहाँ पे है और हम लोग एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भी बना रहे हैं। ओके। तो ये रही बात सारी स्पोर्ट्स की। अब आप इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहाँ पे एक आउटडोर स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम है और उसी के बगल में करीब 7 लाख फुट का रिटेल भी है। रिटेल बना रहे हैं हम इसी के बगल में और एक करीब 3 एकड़ का अरीना है जहाँ हम लाख लोगों की एक इवेंट कर सकते हैं। इसमें एक सवाल सर मेरा ये बनता है, अभी हमने देखा कि फ्लाइट हर थोड़ी थोड़ी देर पर यहाँ से जा रही है, तमाम प्लेन जा रहे हैं। जाहिर तौर पर ये द्वारका जो है एयरपोर्ट के काफ़ी नज़दीक है। एनसीआर में हम देखें नोएडा का बड़ी तेज़ी से विकास हुआ, गुड़गांव का बड़ी तेज़ी से विकास हुआ, लेकिन द्वारका कहीं पीछे रह गया। क्या वजह रही, इसके क्या कारण क्या रहे? मैं ये नहीं कहूँगा कि द्वारका विकसित नहीं हुआ या द्वारका पीछे छूट गया। द्वारका वही है, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा थी जो दिल्ली उतनी सप्लाई दे नहीं पाया। तो आज दिल्ली सप्लाई देगा तो डिमांड सबसे पहले ज़ाहिर तौर पे कोई भी इंसान अपने एड्रेस में दिल्ली का जो शब्द है वो डाल के मेरे ख्याल से ज़्यादा ही खुश होता है। तो अगर दिल्ली में सप्लाई आती है तो झट से निकल भी जाती है। आप एक बड़ी कंपनी है, लंबे समय से रियल एस्टेट में आप हैं। अभी जो मौजूदा आपकी स्थिति है वो क्या है? मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं या ओवरऑल फ्यूचर की बात करूं, क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आगे के लिए? देखिए हमारी कंपनी काफ़ी आई थिंक उतार चढ़ाव से गुजरी। 2001 में पापा रियल एस्टेट में आ गए थे, 2007 में कंपनी लिस्ट हो गई थी। आज कंपनी काफ़ी स्टेबल स्थिति में मैं बोलूँगा। फ्यूचर क्या होने वाला है वो तो ज़्यादा मैं अभी आपको शेयर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहती है स्ट्रैटेजी हमारी बनाने में। लेकिन मोटा मोटी 2-3 बात आपको बता सकता हूँ कि हम जी टियर 2 टियर 3 प्लेयर हैं। हम लोग आपको शायद एनसीआर रन बहुत ज़्यादा गुड़गांव नोएडा में नहीं दिखेंगे, बट लखनऊ, चंडीगढ़ 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। तो इन सब शहरों में टियर 2 टियर 3 पे ज़्यादा फोकस है। एंड दिल्ली में जैसे हमारा ये दूसरा प्रोजेक्ट हम लोग द्वारका में लेके आ रहे हैं। पहला चांदी चौक में हम प्रोजेक्ट किए थे जो कि पूरी तरीके से डिलीवर हो गया है। रिसेंटली आपको सेबी की तरफ से कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? क्या उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं? जी हम लोगों को अभी कुछ नोटिस आया था सेबी की तरफ से जिसमें उन्होंने कुछ बैन कर दिया है हमारी कंपनी को एंड 2 डायरेक्टर्स को कंपनी के। हम लोग सैट में अपील करने जा रहे हैं। तो आई एम श्योर इस पे हम मामले में ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा क्योंकि मामला जो है सब जुडिस है। तो कोर्ट में जो भी डिसीजन आएगा हम लोग उसको मानेंगे। ईज़ ऑफ डूइंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है रियल एस्टेट में। डेवलपर्स के अप्रूवल्स बहुत जल्दी नहीं होते थे, वो समस्या रही है। क्योंकि एक साइड तो दिखता है कि डेवलपर्स ने डिलीवर नहीं किया, दूसरी साइड नहीं दिखता है कि डेवलपर्स को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं गवर्नमेंट के साथ, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ग्राउंड लेवल पे। इन सब चीज़ों को अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या कुछ बदलाव आपको पिछले 8 साल में 10 साल में दिखा है या अभी भी चीज़ें लगभग वैसी ही है? देखिए बदलाव तो बहुत देखा है। गवर्नमेंट इस सेक्टर को एक इंडस्ट्री की तरह, एक जीडीपी कंट्रीब्यूटर की तरह, एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूटर की तरह देखने ज़रूर लग गई है एंड गवर्नमेंट पूरा साथ देती है सेक्टर का। बट क्या है कि जर्नी बहुत लंबी है। ऐसा नहीं हो सकता कि इतने मैसिव सेक्टर को, इतने बड़े सेक्टर को आप 5-10 साल में एकदम ही पिंच कर सकते हैं, एकदम ही बढ़िया बना सकते हैं। आई एम श्योर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे अब एज सच अगर बोलूं कि जैसे डेवलपर बोलता था भाई अप्रूवल इतना डिले हो जाता है, बड़ा प्रॉब्लम है काम करने में, ऐसा अब नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है। हाँ टाइम लगता है, 3 से 6 महीने मान के चलते हैं हम लोग, अप्रूवल्स आने में टाइम लगेगा। बट उसके बाद कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आराम से काम स्मूथली हो रहा है। ठीक है, एक और अंतिम सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली हमने तमाम रिपोर्ट्स देखी हैं या जो ट्रेंड देखा है रियल एस्टेट में, लग्जरी का ट्रेंड बड़ी तेज़ी से बढ़ा हुआ है। बात चाहे बॉम्बे की हो, एनसीआर की हो, बेंगलुरु की हो, जो लग्जरी प्रॉपर्टी है, प्रीमियम प्रॉपर्टी है, वो ज़्यादा बिक रही है। तो क्या अब ओमैक्स टियर 2 सिटी में भी लग्जरी की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा है या अभी भी आपका जो रेशियो है वो सबके साथ बराबर है? हम लोग ज़्यादा लग्जरी पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा अफोर्डेबल एंड आई वुड से अपर मिडिल क्लास वाला जो एक कैटेगरी होता है उस पे ज़्यादा हमारा फोकस रहता है और हमारा आगे जाते हुए भी उन्हीं पे ज़्यादा फोकस रहेगा। हाँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि लग्जरी का हम कोई प्रोजेक्ट नहीं लेके आएंगे, ज़रूर लेके आएंगे, लेकिन हमारे पूरे पोर्टफोलियो में वो 2 से 5% ही पोर्टफोलियो में आपको दिखेगा। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिखेगा। हम पूरा फोकस नहीं कर रहे हैं लग्जरी पे, हमारा मेन फोकस सबके साथ है। मोहित जी, बड़े ही बेबाकी से आपने सारे सवालों का उत्तर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
मैं आज बात करने वाला हूं एनसीआर की। हम एनसीआर में हैं और एनसीआर के रियल एस्टेट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीपक मिश्रा जी, जो कि कॉलियर्स में डायरेक्टर हैं रेजिडेंशियल के। तो रेजिडेंशियल के लिहाज से ही, घर के लिहाज से ही अगर आप एनसीआर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन सी स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपके लिए हो सकती है, क्या आप अप्रिसिएशन की उम्मीद कर सकते हैं अगर निवेश कर रहे हैं, तो अगर रहने के लिए आप आ रहे हैं तो आपको किन लोकेशंस पर जाना चाहिए, कहां पर अच्छा अप्रिसिएशन या अच्छी बढ़ोतरी आपको मिल सकती है, इन्हीं सब बातों का जिक्र करेंगे। दीपक सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल तो यही होगा, देखिए एनसीआर का रियल एस्टेट अच्छे के लिए कम और बुरे के लिए ज़्यादा फेमस है, क्योंकि बहुत सारी स्टक प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं और हमारे हज़ारों होम बायर हैं जो एनसीआर में फंसे हुए हैं। ऐसे में जब नया इन्वेस्टर आता है, नया होम बायर आता है, तो वो थोड़ा डरता है, घबराता है। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हम एनसीआर में लोकेशन की बात करें, एक तरफ हम देखते हैं गुरुग्राम है, दूसरी तरफ हम देखते हैं नोएडा है, तमाम नई लोकेशंस भी उभर कर आ रही हैं, जैसे द्वारका अपने आप में एक नई प्रोमिनेंट लोकेशन बन रही है। तो अगर हम सिर्फ लोकेशन की बात करें तो आप एनसीआर में कौन सी बेस्ट लोकेशन देख रहे हैं अगले 5 साल में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? ये बात सही है कि पहले लोगों के साथ एक्सपीरियंस ठीक नहीं था, लेकिन रेरा आने के बाद रेगुलेटरी चेंज हुई है तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं और आगे भी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ये सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएंगी। जितनी भी प्रोजेक्ट स्टक्स हैं वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड होंगे, पोजीशन आएगा उनका, और होम बायर जो लोग वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, इनका हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट हुआ है, उनको धीरे से ही प्रोजेक्ट अपना मिलेगा। तो पहला पॉइंट आपका ये है कि अब वो प्रॉब्लम नहीं है जो पहले होती थी। दूसरा आपने पूछा कि एनसीआर की कोई स्पेसिफिक लोकेशन है, तो एनसीआर अपने आप में ही बहुत बड़ी मार्केट है। तो एनसीआर को देखो, दिल्ली एक प्रोमिनेंट कैपिटल है ही, नोएडा आ जाता है उसमें, गुरुग्राम आ जाता है और गाजियाबाद आ जाता है। द्वारका दिल्ली में है, बिल्कुल एयरपोर्ट के पास में है। अब द्वारका के नाम पर द्वारका एक्सप्रेस पे डेवलप हो रहा है, लेकिन द्वारका को उतना वैल्यूज नहीं मिला। लेकिन अब ये द्वारका का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है और सबसे पीक टाइम है, और मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट टाइम है। एयरपोर्ट पास में है, मेट्रो फंक्शनल है, और द्वारका के लिए द्वारका एक्सप्रेस वे प्लस अगर आप लेफ्ट की तरफ देखते हैं तो अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन एक्सटेंशन रूट आपका 1 आ जाता है, जो महिपालपुर की तरफ बहुत क्लियर कनेक्टिविटी होती है। दूसरा, नॉर्थ दिल्ली के लिए जो लोग कभी इधर आते नहीं थे और बहुत ट्रेवलिंग टाइम लगता था, तो अर्बन एक्सटेंशन का रोड 2 जो सोनीपत से कनेक्ट कर रहा है, तो द्वारका इस बार क्या है कि 3 रोड से कनेक्टेड है, अर्बन एक्सटेंशन रोड 1 से, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 से और द्वारका एक्सप्रेस वे। तो द्वारका का पीक टाइम है, तो दिल्ली के लोग द्वारका भी इन्वेस्ट करते हैं। इनको हाई ग्रोथ चाहिए वो न्यू डेवलपमेंट की तरफ। तो ये जो रैली है, आप मानते हैं कि अगले और कुछ सालों तक, 5 सालों तक, 10 सालों तक चलेगी, या फिर थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिलेगा? नहीं, इसको लगता है मुझे थोड़ा सा और बूस्ट आएगा। आप दूसरे तरीके से सोचिए कि आज की डेट में इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री की जो वर्थ है दैट इज़ $592 बिलियन। 2030 तक ये होगा टोटल $1 ट्रिलियन, और 2035 तक ये लगभग $1.5 ट्रिलियन होगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और इंडस्ट्री ग्रो में क्या है कि पहला रीज़न है कि इंफ्रा डेवलपमेंट का डायरेक्टली मतलब है कि वहाँ जॉब क्रिएशन होनी है, और फिर ये डिमांड बढ़ती रहेगी, क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया की कम नहीं होनी है। जिस हिसाब से हम लोग 2.5% का एवरेज ग्रोथ रेशियो है हमारी पॉपुलेशन का, 2.5% के हिसाब से एवरेज ग्रोथ रहेगी, तो 2050 तक हमारी पॉपुलेशन 250 करोड़ के आसपास होगी। ओवरऑल अनुमान है कि 2030 तक $1 ट्रिलियन का रियल एस्टेट होगा, जो सीधी तौर पर इंडस्ट्री को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। होम बायर्स के एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है, बड़े घर लोग चाह रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रियल एस्टेट को सपोर्ट कर रही हैं। इसको देखते हुए आने वाले कुछ सालों में हम देखेंगे रियल एस्टेट शायद और बेहतर करता हुआ दिखेगा। तो हमारी ये कोशिश थी कि एनसीआर के मार्केट पर हम बात करें, ताज़ा स्थिति पर बात करें, और आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो लेकर आएँ। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।